Assalamu alaikum students. Today we will start our new topic which is the periodic table. This is the third chapter from your science fact file 2 and this will be the first lesson from this chapter. In this lesson, we will be introducing you to some scientists who worked on the atomic model. The first scientist here you see is John Dalton. This is Mr. John Dalton. Mr. John Dalton was born in 1766 and died in 1844. During his life, he discovered that everything was made up of atom. It cannot be broken down into smaller pieces. Then we have Mr. J.J. Thomson. Mr. J.J. Thomson lifetime was 1856 to 1940. During his life, he discovered that atoms have subatomic particles such as electrons, protons, and neutrons. Mr. Ernest Rutherford. Mr. Ernest Rutherford was born in 1871, died in 1937. During his life, he discovered that there is a nucleus in the center of an atom by passing positively charged particles through a gold foil. The work of Ernest Rutherford was taken forward by Mr. Neil Bohr, 1885 to 1962. According to Neil, atomic model was presented in which there is a nucleus in the center and the electrons orbit it at a high speed. The same atomic model that you study today was introduced by Neil Bohr. जॉन डेल्टन, जैसे हमने बात की कि जॉन डेल्टन उनका काम क्या था कि उन्होंने बोला कि एटम बहुत ही छोटी चीज है जिसको मजीद कट नहीं कर सकते. An atom is a simplest form of element which cannot be cut further. उनके इस आइडिया से जो पिक्चर मिलती है वो कुछ यूं है कि एटम एक छोटा सा बॉल है जिसको मजीद कट नहीं किया जा सकता और ना ही इसको नेकेड आई से देखा जा सकता है. जे थॉमसन और जोसेफ जॉन थॉमसन, इनका ये कहना था कि नहीं, एटम सिर्फ एक बॉल नहीं है बल्कि उसके अंदर बहुत सारे और पार्टिकल्स हैं जिनको नाम दिया गया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स. सब मींस अंदर, एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम के अंदर और छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको फिर बाद में नाम दे दिया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. यानी अब जॉन डेल्टन के एक छोटे से बॉल से हम आगे बढ़े और हमने ये डिस्कवर किया कि इस छोटे से बॉल के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको नाम दिया गया पॉजिटिव, आई मीन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने थॉमसन का मॉडल लिया और उसको मजीद पढ़ना शुरू कर दिया. थॉमसन का मॉडल कहता है कि एटम्स
एक ऐसी चीज है जो कि पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल से बनी हुई है और उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी नेगेटिव पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए हैं। तो थॉमसन ने सोचा कि रदरफोर्ड ने सोचा कि अगर हम पॉजिटिवली पार्टिकल्स को पास करें थॉमसन के मॉडल से तो उसको गुजर जाना चाहिए बिल्कुल सीधा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब रदरफोर्ड ने एक फॉइल ली और उसके अंदर से पॉजिटिव पार्टिकल्स को गुजारा तो कुछ पार्टिकल्स तो सीधा गुजर गए, लेकिन दो शरारती पार्टिकल्स सीधा नहीं गुजरे, टकरा गए। उसने सोचा कि बीच में कोई ऐसी दीवार है या कोई सख्त चीज है जो कि इन पार्टिकल्स को रिपेल कर रही है, और मुमकिन ये भी है कि वो भी पॉजिटिव हो, क्योंकि आपको रूल पता है ना कि दो पॉजिटिव चीजें आपस में टकराती नहीं बल्कि रिपेल हो जाती हैं, जैसे मैग्नेट। नील बोहर 1885 to 1962। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ने के बाद नील बोहर इस मॉडल के साथ सामने आए और उन्होंने कहा कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने जब गोल्ड फॉइल के अंदर से पॉजिटिवली चार्ज पास की तो फिर वो पॉजिटिवली पार्टिकल्स रिपेल हो गए थे टकरा के किसी चीज से। जिस चीज से वो टकराए थे उसको नील बोहर ने न्यूक्लियस का नाम दे दिया और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स जिनके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, और न्यूट्रॉन जिनके ऊपर नो चार्ज है, N फॉर नो चार्ज और न्यूट्रल। तो अगर एक डब्बे के अंदर पॉजिटिवली चार्ज हैं और नो चार्ज हैं तो क्या मतलब हुआ कि उस डब्बे के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से जब उनके साथ पॉजिटिव चार्ज टकराई तो वो बाउंस करके रिपेल हो गई बजाय इसके कि वो पास कर जाती। नील बोहर ने यह भी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के अंदर जो कि एक खास ऑर्बिट में उनके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। So we can now conclude that Neil Bohr presented a model collaborating with Rutherford. In their model, they said that there is a nucleus in the center of the atom which has proton and neutron, and the electrons are revolving around the nucleus at a high speed in a fixed orbit. Chemical symbols. After atoms were discovered, they were given names. Every name has its unique symbol or nickname. लेकिन इन शॉर्ट नेम या केमिकल सिंबल को देने से पहले साइंटिस्ट ने चार चीजों को फॉलो किया, जो कि चार रूल्स है शॉर्ट नेम या केमिकल नेम देने के। जैसे फर्स्ट रूल था कैपिटल लेटर ऑफ एलिमेंट। एक एलिमेंट का बस कैपिटल लेटर दे देना, जैसे कि हाइड्रोजन H, कार्बन C। हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल H और कार्बन का केमिकल सिंबल C उनके नेम का फर्स्ट कैपिटल लेटर है। इसी तरह सेकंड रूल था कैपिटल लेटर देना, लेकिन उसके साथ उसके स्मॉल लेटर को भी देना।
जो उसको फॉलो करता है। जैसे कि सी को फॉलो कर रहा है ए, तो हमें कैल्शियम का शॉर्ट नेम दे दिया सी ए। एच को फॉलो करता है ई, तो साइंटिस्ट ने हीलियम का शॉर्ट नेम दे दिया एच ई। अब आपके पास 2 रूल्स आ गए। फर्स्ट, कैपिटल लेटर दे देना। सेकंड, कैपिटल लेटर विद शॉर्ट नेम। थर्ड रूल आता है कि कैपिटल लेटर देना है, साथ जरूरी नहीं कि उसको जो फॉलो कर रहा है वो शॉर्ट लेटर दिया जाए, स्मॉल लेटर दिया जाए, बल्कि नेम में कोई भी अगर स्मॉल लेटर है वो आप दे सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने मैग्नीशियम का नाम कैपिटल लेटर के साथ ए की जगह जी को दे दिया, एम जी। इसी तरह जिंक को जेड के बाद आई की जगह एन दे दिया, जेड एन, जिंक। 3 rules: capital letters, capital letter followed by a small letter, capital letter followed by any letter of the name. Fourth rule, a completely different name. जैसे आयरन, आयरन को सिंबल दिया गया Fe, क्योंकि ग्रीक में आयरन को फेरस कहते हैं, फेरस से उन्होंने सिंबल दे दिया Fe। इसी तरह सोडियम, सोडियम को S की जगह नाम दिया गया Na, a completely different name। ये 4 रूल्स आपने मेमोराइज करने हैं। सिंबल्स के बाद जरूरत पड़ी आइडेंटिटी नंबर की। There were 2 numbers given to every element, atomic number and mass number. In front of you, you have carbon, C, nitrogen, N, और उनका atomic structure। atomic number क्या होता है? यानी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एक एलिमेंट के पास, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाया जाता है। एटॉमिक नंबर आपको 3 चीजें बताता है। नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर 2, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 3, कि उस एलिमेंट को किस पोजीशन में रखा गया है पीरियोडिक टेबल के। जैसे कार्बन के पास 6 है, तो उसके पास प्रोटॉन कितने होंगे? 6। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6। और उसकी पोजीशन क्या होगी पीरियोडिक टेबल में? 6th नंबर। 7 नाइट्रोजन का नंबर है, एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि उसके पास प्रोटॉन्स 7 है, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ताकि एटम बैलेंस में रहे, ना ज्यादा पॉजिटिव रहे ना ज्यादा नेगेटिव रहे। इसीलिए पॉजिटिव जितने भी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स होंगे, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन के होंगे, माइनस चार्ज के होंगे, नेगेटिवली चार्ज के होंगे, ताकि दोनों बैलेंस में रहे। 7 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर है, तो 7 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और नाइट्रोजन को 7th नंबर पे रखा गया है पीरियोडिक टेबल के। मास नंबर, जितना टोटल मास बनता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को प्लस करके, वो उसका मास नंबर कहलाया जाता है। कार्बन का मास नंबर 12 है, नाइट्रोजन का मास नंबर 14 है। आगे बढ़ते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक एटम के अंदर कुछ इस तरह हुई कि शेल्स दिए गए। शेल्स का मतलब एक ऐसे रोड, सर्कल्स, जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकें। ये शेल्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। So in the first shell there were 2 electrons given. This is the first shell, जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर है। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, 1 2। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं आ सकते। अगर किसी एटम के पास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, तो इसको एक और शेल की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं सेकेंड शेल। सेकेंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है। 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं रुक सकते। हाँ, 8 इलेक्ट्रॉन से कम रुक सकते हैं। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8। 8 इलेक्ट्रॉन से अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो किसी एलिमेंट के तो उनको थर्ड शेल की जरूरत पड़ती है। थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है। 18 इलेक्ट्रॉन्स यहां स्टे कर सकते हैं और 18 से कम भी स्टे कर सकते हैं। तो अब आपको पता चला कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह फिट इन किया गया है। फर्स्ट शेल जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी डायग्राम कैसे बनेगी हाइड्रोजन की? न्यूक्लियस, फिर एक शेल बनाया और उसके अंदर आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला। फिर सेकंड शेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ये उन एटम्स के लिए है जिनके पास 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे कि लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फर्स्ट शेल में 2 और सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इसी तरह अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो तब भी फर्स्ट शेल के अंदर 2 और फिर दूसरे शेल के अंदर 8। 8 + 2 10, तो 2 shells required होंगे। If an element is much bigger and it has electrons more than 10, then they need another shell, that is the third shell. तो अब आपको ये याद रखना चाहिए कि the first shell has 2, second 8, third 18 electrons. तो हमने बात की कि इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या है एक एटम में। पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 18। तो हमको ये एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं न्यूक्लियस। पहले शेल में होने चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। 8 - 2 = 6। अब बचे 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम किधर डालें? तो हमने लिया एक और शेल, सेकंड शेल। सेकंड शेल के अंदर हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स फिट इन कर लिए। अब आप टोटल गिने इनको तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पूरे हो गए। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, Na सोडियम की 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियस, पहला शेल जिसके अंदर हम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं। 11 - 2 9। 9 इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? सेकंड शेल बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We said that the second shell will only contain 8 electrons. So 9 - 8 electrons. 1. 9 भी पूरे हो गए, अब सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। उसको हम किधर फिट इन करें? यहीं कहीं फिट इन कर लेते हैं। नहीं, सेकंड शेल में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, तो इसलिए हम थर्ड शेल की हेल्प लेंगे। थर्ड शेल बनाएंगे और उसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। इस तरह हम अरेंज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को। अब आपका होमवर्क है कि फर्स्ट 20 एलिमेंट में से कोई भी 2 या 3 एलिमेंट्स लेके उसके इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करें। Your homework for this week is number 1, complete test yourself on page 34 and 35. Number 2, draw atomic model for any 3 elements showing the arrangement of electrons as shown in the lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.